हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आइए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही कमाल का पेपर। अब ये कमाल का पेपर है आपके MGKVP 2021, वो भी MCOM एंट्रेंस का। तो आइए आज इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है 2021 में, ये कंप्राइज करता है आपके जितना भी आपने बीकॉम पढ़ा है, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके थे, सबका मिक्सचर होता है ये बेसिकली, ठीक है। और प्लस इसमें कितने क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस हमें देखने मिलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के नंबर थोड़े से चेंज हो गए हैं, अब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बट पहले 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते थे MGKVP के MCOM एंट्रेंस में। तो आई होप आप सभी को ये सब कॉन्सेप्ट फेमिलियर होगा, है कि नहीं। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप भी मेरे साथ ये पेपर सॉल्व करें, सो दैट आपको आइडिया लगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द इम्पोर्ट लाइसेंसेज आर इशूड बाय, ठीक है। तो इम्पोर्ट लाइसेंस किसके द्वारा इशू किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर कंट्रोलर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, या फिर एग्जिम, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो एग्जिम, EXIM जो है, उसके द्वारा हमारा जो लाइसेंस है इम्पोर्ट का, वो इशू किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप, आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आपकी जो प्रैक्टिस बुक्स होती है उसमें भी आपको देखने मिल जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि द कॉन्ट्रैक्ट, द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड अपॉन, हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किसके ऊपर हमारा बेस्ड रहता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस पे, या फिर एबिलिटी पे, ठीक है, या फिर कंडक्ट ऑफ पार्टीज पे, या फिर अटमोस्ट गुड फेथ पे। तो आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि वो हमारा जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे बेस्ड होता है। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स जो थे वो आप सभी को बेसिकली याद ही होंगे, है कि नहीं। तो इंश्योरेंस का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस पे बेस्ड होता है बच्चों, दैट इज ऑप्शन डी, अटमोस्ट गुड फेथ पे वो बिल्ड रहता है, ठीक है। यानी एक जो दो पार्टीज जितनी भी है उनके बीच एक फेथ होना चाहिए कि वो हमारे लिए सही कर रहा है और हम उसको सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंडेमनिटी मीन्स, इंडेमनिटी का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो बहुत बच्चे इसमें करेक्ट लगाकर आते हैं ऑप्शन, कुछ बच्चे गलत लगा देते हैं कि अ प्रॉमिस टू पे, ठीक है। बहुत बच्चों को लगता है कि इंडेमनिटी क्या होता है, एक वादा होता है कि हम आपको पैसे दे देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इंडेमनिटी क्या होता है बच्चों, इंडेमनिटी इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट, ठीक है। पे करने का प्रॉमिस नहीं, बल्कि कंपनसेट करने का प्रॉमिस है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब पे और प्रॉमिस के, सॉरी, पे और कंपनसेट के बीच का डिफरेंस समझो। कंपनसेशन क्या होता है, पे करना यानी कि जितना अमाउंट है, जितने का लॉस हुआ उतना मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। पे करना यानी कि आपने मुझे नहीं दिया पर मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। कंपनसेशन का अलग मतलब होता है, कंपनसेट यानी जब हम लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेट कहते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश का भी थोड़ा सा यहाँ पे खेला था, तो आप लोग वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एन अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज, ठीक है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एश्योरेंस का है पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट के साथ है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत बच्चे इसमें वॉइड टिक लगा के आते हैं, बट वो वॉइड नहीं है, इट इज वैलिड, ठीक है, इट इज वैलिड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि एन एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज वैलिड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इतना तो आप सभी को समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन, ठीक है। किस चीज पे जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है वो किस चीज पे बेस्ड रहता है, यानी क्या उसके फैक्टर्स रहते हैं। तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि डेवलपमेंट, डिविडेंड, या डेस्टिनी, या फिर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें एक बहुत इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे समझ पाओगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक चॉकलेट खरीदने जाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप वो चॉकलेट खरीदने जाओगे तो उसमें जो भी टैक्स है आप वो भी पे करोगे, यानी आप क्या हो, आप उसके फाइनल यूजर हो, है कि नहीं। आपको अब और वो चॉकलेट कहीं और ट्रांसफर नहीं करनी है, ठीक है। अगर ट्रांसफर करनी होती, आप एक होलसेलर होते या फिर रिटेलर होते या फिर कुछ और होते, तो आपको वहां पे जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, बट
आप एक फाइनल यूजर हो देन यू हैव टू पे जीएसटी, यानी वो जो होता है वो डेस्टिनेशन पे बेस्ड होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी जो लास्ट डेस्टिनेशन होता है जीएसटी उसी पे लगता है, यानी जहां लास्ट जाना है जिस कंज्यूमर को, फाइनल कंज्यूमर को जहां जाना है, जिसके पास जाना है वो गुड्स या फिर वो सर्विसेज को, वही वो जीएसटी को पे करता है। ऑप्शन नंबर 6 देखिए कि माइक्रो एंड मैक्रो कॉन्सेप्ट्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो कॉन्सेप्ट जो होता है वो पहले किसने यूज किया था, ठीक है, हमारे इकोनॉमिक्स में। तो कौन से इकोनॉमिक्स थे वो, तो यहाँ पे दिया गया मार्शल या फिर पिग्वो या फिर हिक्स या फिर रग्नार फ्रिस्क, ठीक है। तो किन्होंने सबसे पहले यूज किया था, यानी ऑप्शन डी दैट इज रग्नार फ्रिस्क ने इनको सबसे पहले माइक्रो एंड मैक्रो नाम के शब्द को यूज किया था हमारे इकोनॉमिक्स में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रॉन्ग, ठीक है, इनमें से कौन सा इक्वेशन रॉन्ग है हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखकर बता सकते हैं कि नेशनल इनकम की बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो नेशनल इनकम किस पे बेस्ड है, आपको वाला जो रॉन्ग है आपको वो बताना है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन टिक किए गए हैं। मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ, दैट इज ऑप्शन डी, यानी नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू इफेक्टिव डिमांड, ये इसका रॉन्ग इक्वेशन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है कि द फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन वॉज रिटन बाय, ठीक है। तो ये वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक किसने लिखी थी, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है मार्शल या फिर पिग्वो या फिर सैमुअलसन या फिर एडम स्मिथ, ठीक है। तो ये फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, ठीक है, जिनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने लिखा था, ठीक है। एडम स्मिथ ने फेमस बुक लिखा था, ये बुक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन पे आते हैं कि नाबार्ड वाज सेटअप इन द ईयर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, इवन ये जो क्वेश्चन है वो आजकल तो बीकॉम के एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, सीयूईटी में भी पूछा जाता है, सीयूईटी यूजी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को ऑलमोस्ट पता ही है, दैट इज 1982, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाबार्ड कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, 1982 में ये सबसे पहली बार स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 10, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट इंक्लूड्स, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट क्या क्या इंक्लूड करता है, मशीन ऑपरेटर्स वेज, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, इनकम टैक्स या फिर ऑफिस रेंट, ठीक है। तो इनमें से क्या इंक्लूड करता है वो, दैट इज ऑप्शन ए मशीन ऑपरेटर्स वेज, वेज नहीं एक्चुअली ये वेजेस है, ठीक है, ऑपरेटर्स वेजेस और वेजेस है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक तो कोई भी ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, POCCC द कोड ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन वाज गिवन बाय, ठीक है। तो ये POCCC वाला जो मैनेजमेंट फंक्शन का कोड था ये किसने दिया था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि FW टेलर ने या फिर हेनरी फ्योल ने या फिर ड्रकर ने या फिर आपके मैस्लो ने, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, जितनों को हम जानते हैं उनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि ऑप्शन सी ड्रकर जी ने दिया था ये, ठीक है। ये फेमस ड्रकर जी ने POCCC कोड ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन दिया था, ठीक है। बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 12 की तरफ कि पॉलिसी मेकिंग फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो कौन से प्रोसेस का ये इंटीग्रल पार्ट है, पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत बेसिक है, ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपके आई होप ये आपने क्लास 12th और यूजी में भी सॉल्व किया ही होगा, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी फॉर्मिंग वाला पार्ट है वो कौन से प्रोसेस में आता है, मैनेजमेंट के, तो प्लानिंग फंक्शन में आपको ये प्रोसेस देखने मिलता है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्लानिंग फंक्शन में आपको ये देखने मिलता है ये प्रोसेस। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है। तो आपको पता ही है कि कैसे टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जो आपको डायरेक्टली नहीं पे करना है, किसी पर्सन पे वो डायरेक्टली नहीं रहता है, बल्कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो एक इंडिविजुअल पे करता है,
ठीक है, एंड वो उसके ही ऊपर रहता है, वो दैट इज नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है कि नहीं? तो वही है जो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर है वो किसमें डिवाइडेड है, दैट इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबसम्ड इन जीएसटी, ठीक है, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस थे जो जीएसटी में लाकर जोड़ दिए गए, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे टैक्सेस थे, तो ये आप सभी को पता है कि ढेर सारे टैक्सेस थे जितने भी इंडिया में, वो हमारे चेंज कर दिए गए 2014 में, वो जीएसटी में सारे बदल दिए गए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से टैक्सेस थे, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विसेज टैक्स प्लस वैल्यू एडेड टैक्स, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। All of these taxes were merged and formed new tax named GST, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा आप सभी को, आई होप, है ना? यहां तक तो सारा ही इजी क्वेश्चन लग रहा था मेरे को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू वेरीफाई स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर आपने पढ़ा ही होगा, ये है ना, तो ये इन्वेस्टिगेशन किसमें, आपके ऑडिटिंग वाले चैप्टर का पार्ट है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स, साथ ही साथ टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, उसी के साथ साथ वेरीफाइंग ऑफ स्टेटमेंट भी इंक्लूडेड रहता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है कि पीरियोडिकल ऑडिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। पीरियोडिकल ऑडिट को हम और भी क्या नाम से जानते हैं, तो पीरियोडिकल ऑडिट का दूसरा नाम क्या है, दैट इज फाइनल ऑडिट, ठीक है। जो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड पे ही बनाते हैं, फिर एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद ही बनाते हैं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फाइनल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जो आप कह लो कि एक टाइप का पीरियोडिकल ऑडिट है, ठीक है, और वो कुछ टाइम पे ही बनाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे कि विच आइटम इज नॉट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा आइटम यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग इंक्लूडेड नहीं रहता है, बट ऐसा नहीं है, प्लानिंग एक्चुअली इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि द बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स आर मल्टीप्लाइड टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट टू कैलकुलेट, ठीक है। तो ये क्या कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज एक्सपेक्टेड टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या फिर बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या फिर बजटेड टोटल इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या फिर एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट और डायरेक्ट आवर्स या फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन बी बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को निकालने के लिए हम ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 19 है इन्वेस्टिगेशन बिगिंस, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन हमारा कब बिगिन होता है, कब शुरुआत होती है इन्वेस्टिगेशन की, तो या ऑप्शन दिए गए हैं कि व्हेन अकाउंटिंग एंड्स, या फिर व्हेन ऑडिटिंग एंड्स, फिर व्हेन बुक कीपिंग एंड्स, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन हमारा कब एंड होता है, तो मैं बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन हमारा तब एंड होता है जब हम अपनी बुक कीपिंग की प्रक्रिया को खत्म करते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन वी एंड मेकिंग आवर बुक कीपिंग, तब जाके हम इन्वेस्टिगेशन वाला चीज चालू करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज, ठीक है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है वो कैसे अकाउंट का नेचर है, ठीक है। हाँ, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दैट इज रियल अकाउंट, या फिर पर्सनल अकाउंट, या फिर नॉर्मल अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो नॉर्मल नहीं है, एक्चुअली ये नॉमिनल है, ठीक है, नॉमिनल। तो एक्चुअली इसका नेचर कैसा होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, तो वो
पर्सनल अकाउंट के नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हो रहा है कि नहीं, और डायरेक्टली उसके अकाउंट में जा रहा है, तो दैट इज इन पर्सनल नेचर, इंडिविजुअल से रिलेटेड पर्सनल है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइनल पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स शुड बी शोन इन, ठीक है, तो फाइनल पेमेंट कहाँ पे शोन होता है, दैट इज डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये जो हमारा होता है फाइनल पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, वो हम कहाँ दिखाते हैं, तो वो हम दिखाते हैं बच्चों लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि हम उसको लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डिविडेंड, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गई कि डिविडेंड कैन बी पेड ऑफ, ठीक है, डिविडेंड हम किस में से दे सकते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या फिर कह लो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से, या फिर करंट ईयर प्रॉफिट से। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, तो उससे तो हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, उससे हम डिविडेंड जितना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बट अगर आप लोग देखो तो करंट ईयर प्रॉफिट से भी दे सकते हैं, प्लस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से भी दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है एक्चुअली आपके ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं रहेगा, इसके बदले कुछ और रहेगा, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, बल्कि ऑप्शन वैसे तो अगर कुछ और रहता तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इसमें कुछ और भी टिक कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर लग रहा है कि करंट ईयर प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर, तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। ठीक है, बट अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वी वुड हैव टिक ऑप्शन डी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से क्यों नहीं पे करते, क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत कम अमाउंट होता है, जिससे हम जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कट ऑफ करना, ऐसे कुछ चीजें हम कर सकते हैं, पर जो है हम डिविडेंड को पे आउट उससे नहीं कर सकते, बिकॉज डिविडेंड इज वेरी लार्ज अमाउंट टू बी पेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाईएस्ट इन। तो आपने बहुत सारे टाइप के गुडविल देखा होगा, कैट, डॉग, रैट, रैबिट, जितने भी गुडविल हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गुडविल किसकी रहती है, दैट इज कैट गुडविल। ठीक है, तो आजकल तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यूजी लेवल पे पूछे जा रहे हैं, तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड इन। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारे कौन से सेक्शन सबसेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है, या फिर डिफाइंड है कह लो, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कह लो कि एक टॉपिक है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस किस में है या फिर आर्टिकल्स किस में है, ये सब आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज को मेमोरेंडम पूछा है, कल आर्टिकल्स भी पूछ सकता है, या फिर प्रोस्पेक्टस के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे सारे स्टेटमेंट्स जो हमारे इनकॉर्पोरेशन के टाइम आते हैं, उनका सेक्शन सबसेक्शन आपको याद करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जानते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस में डिफाइन किया गया है, दैट इज ऑप्शन ए सेक्शन 2 और सब सेक्शन 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज। ठीक है, तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के होल्डर का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम इसके क्वेश्चन में ही है, दैट इज ऑप्शन सी होल्डर ऑफ अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ना ही बैंकर ऑफ पेई, ना ही एम्प्लॉई ऑफ पेई, ना ही एजेंट ऑफ पेई, बल्कि वो क्या कहलाता है, होल्डर ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि नंबर ऑफ WTO गाइडलाइंस आर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है 10, बी 5, सी 4 या फिर डी 2। तो टोटल कितने नंबर ऑफ WTO के गाइडलाइंस दिए गए हैं, दैट इज 5 गाइडलाइंस आर गिवन बाय WTO। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को कि क्या है करेक्ट, कैसे करेक्ट है वो भी समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि द डिसीजन ऑफ अ कंज्यूमर कंप्लेंट विद इन। ठीक है, अगर कंज्यूमर कंप्लेन करनी है आपको, तो आपको कितने दिनों में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कितने दिनों के अंदर अगर आप कंप्लेन करोगे तो फिर वो वैलिड कहलाएगा, तो दैट इज कितने डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, यानी 1 महीने के अंदर आपको वो कंप्लेन दर्ज करवा देनी है। ठीक है, अगर आपको कंप्लेन है उसके द्वारा तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी अगर आपको कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करनी है तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर
बताना होगा, कंप्लेन करना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि ईच डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने प्रेसिडेंट होते हैं, कितने सब मेंबर्स होते हैं, हम सभी को पता है कि नहीं? तो आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेसिडेंट की ही जरूरत होती है, ठीक है। तो वन प्रेसिडेंट ईच डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नो प्रेसिडेंट किसी में नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रिक्ट वाइज, ऐसा भी नहीं होता है। टू प्रेसिडेंट आपको किस में दिखेंगे, सेंट्रल वाले में दिखेंगे, ठीक है, और वन प्रेसिडेंट आपको डिस्ट्रिक्ट में दिखेगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए जैसे कार्ल पियर्सन, या फिर जैकब, या फिर सिमोन, या फिर कॉर्नर, ठीक है। तो ये किसने दिया था आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला थियरी? ये प्रोपाउंड किया था हमारे ऑप्शन बी जैकब ने, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जैकब ने ये दिया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ठीक है। सैंपल किसका किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो हम जब भी हम सैंपल की बात करते हैं तो वी इंक्लूड ऑल ऑफ द आइटम्स, है कि नहीं? तो यानी हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि जब भी हम सैंपल की बात करें तो उसका सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ना ही इन्वेस्टिगेटर्स, ना ही डेटा, ना ही नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज मेनली यूज्ड इन, ठीक है। तो कौन से सेक्टर में यूज होता है? वैसे तो बच्चों ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी यूज होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये यूज होता है। साथ ही साथ ये एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन सेक्टर में भी यूज होता है, बट सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है वो यहाँ पे मायने रखता है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज मेनली यूज्ड इन, मेनली यहाँ पे लिखा हो गया है, ठीक है। अगर सिर्फ यूज्ड इन लिखा रहता और बोथ द ऑप्शंस दिए रहते तो हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों को डालते, बट मेनली बोला गया है तो इसलिए हम ऑप्शन बी को करेक्ट मानेंगे। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग एनवायरमेंट इज, ठीक है। तो जब भी आप डिसीजन मेकिंग एनवायरमेंट में जा रहे हो तो वहां पे आपको अनसर्टेनिटी तो देखने मिलती है ना, हमें फ्यूचर कभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ सर्टेनिटी भी देखने मिलती है कुछ कुछ चीजों की, है कि नहीं? कुछ कुछ चीजें एकदम फिक्स्ड एंड कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल नहीं रहती है, वैरी नहीं करती है। और कुछ क्या होते हैं, रिस्क से एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि हमारा टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग कैन बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन द क्लास ऑफ टू एट्रीब्यूट्स इज, ठीक है। तो दो एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है तो कितने नंबर ऑफ क्लास रहेंगे? अगर दो एट्रीब्यूट की बात कर रहा है यानी ए और बी की अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो कितने एट्रीब्यूट्स रहते हैं? दैट इज 4 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन बी सीन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कि इन अ पब्लिक कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी, ठीक है। पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने रहने चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे मैक्सिमम नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन में, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो तो लेस नंबर का ही दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम लिखा रहना चाहिए, जिसकी वजह से द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, यानी मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज एस्टैब्लिश्ड बाय, ठीक है। तो आपको ऐसे लगता होगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम है तो वो डिस्ट्रिक्ट नहीं इस्टेब्लिश किया है, स्टेट फोरम है तो वो स्टेट नहीं इस्टेब्लिश किया है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो जितने भी फोरम्स रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, स्टेट फोरम हो, सेंट्रल फोरम हो, सारे के सारे कौन डिजाइन करता है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कैसा रहेगा, क्या रहेगा उसमें, फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, वो कैसे फंक्शंस कौन कौन परफॉर्म करेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल किसके द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है? हमारे
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इस्टेब्लिश की जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु कैन बी एन ऑडिटर। ठीक है, एक ऑडिटर कौन हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, दैट इज कॉमर्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर आप एक ऑडिटर की क्वालिफिकेशन देख लो तो एनी पर्सन हु हैव कंप्लीटेड देयर स्टडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैन बी एन ऑडिटर। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आपने सुना भी होगा कि कुछ एक्सटर्नल ऑडिटर्स को हम सीए का नाम भी देते हैं, है कि नहीं। अगर कॉमर्स ग्रेजुएट होते तो आप सब आज के आज क्या होते, ऑडिटर होते, है कि नहीं। लॉ ग्रेजुएट होते तो कुछ लॉ के बच्चे भी आजकल क्या होते, ऑडिटर होते, बट ऐसा नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नोन एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, कौन सी इसमें से चीज है जो डिविजन ऑफ लेबर पे के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है इंटरनल कंट्रोल या फिर इंटरनल चेकिंग, इंटरनल ऑडिट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, दैट इज ऑप्शन बी, इंटरनल चेकिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड। ठीक है, ये जानना भी आपको बहुत जरूरी है कि डायरेक्टर्स कौन से उस पर अपॉइंट होते हैं। ठीक है, या फिर ऑडिटर्स किस पे अपॉइंट होते हैं, या फिर प्रमोटर्स के रिलेटेड क्या क्या सेक्शंस है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से आपके वन लाइनर्स के क्वेश्चंस परफेक्टली फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए जानते हैं कि जो सेक्शन है जिसपे एक ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है वो कौन सा है। आपको ऑप्शन दिया गया सेक्शन 224, सेक्शन 228, सेक्शन 230 या फिर सेक्शन 251। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन ए, सेक्शन 224 के अंदर हमारे कंपनी के ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 कि द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ शेयर्स आर। ठीक है, कितने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होते हैं। कभी कभी आपके ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है मैनी। ठीक है, तो कुछ बच्चे उसी को टिक करके आ जाते हैं कि मैनी, देयर आर मैनी ऑप्शंस टू वैल्यू अ शेयर। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, द करेक्ट मेथड मतलब नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आर 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 5 मेथड्स होते हैं शेयर्स को वैल्यू करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं कि द बैलेंस इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आफ्टर राइटिंग ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस इज ट्रांसफर्ड टू। तो ये बैलेंस आपका कहाँ ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व में या फिर शेयर कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व में या फिर ऑल ऑफ द अबव में। तो ऑल ऑफ द अबव यानी इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर सब में जाएगा तो सारे अकाउंट्स गलत बैलेंस रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से द करेक्ट ऑप्शन इज कैपिटल रिजर्व में ये बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा बैलेंस, द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आफ्टर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में ये ट्रांसफर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी मींस। ठीक है, एक कंपनी की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में क्या मतलब है। तो ऑप्शन ए है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी, या फिर ऑप्शन बी है इंटरनल चेंजेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल चेंजेस ऑफ द कंपनी, या फिर इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस ऑफ कंपनी। तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि इंटरनल चेंजेस ऑफ द कंपनी, इंटरनल चेंजेस से क्या मतलब होता है पहले वो जान लो। इंटरनल चेंजेस जैसे कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं एम्प्लॉयज के बीच, उनके रिलेशनशिप के बीच या फिर उनके फंक्शंस के बीच। तो वो चेंजेस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पूरी कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन की। ठीक है, जिसकी वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप इंटरनल कंस्ट्रक्शन की बात करो तो। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 6 विल बी। ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 4 या 6 पाने की, तो 2 प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, 2 आउट ऑफ 6 होगा, यानी कि ऑप्शन 1/3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मान लो अगर सिर्फ 4 बोला जाता या तो फिर सिर्फ 6 बोला जाता तो आप 1/6 करते हैं। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? ठीक है, इनमें से कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का? ठीक है, कॉस्ट एसर्टेनमेंट, या फिर टैक्स कंप्लायंस, या फिर फाइनेंशियल ऑडिट, या फिर प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट है? दैट इज कॉस्ट एसर्टेनमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉस्ट को एसर्ट करना यानी कैलकुलेट करना कह लो, या फिर उसकी कैलकुलेशन वैल्यूएशन करना, दैट इज नोन एज ऑप्शन कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 44, इन हाउ मेनी वेज कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन? ठीक है, तो कितने तरीके हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन करने के? तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेनी वेज, यानी बहुत तरीके हैं अगर आपको कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करनी है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या है? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि मेजर एक्सपेंस, या फिर चार्ज एक्सपेंस, या फिर ओवरहेड एक्सपेंस कह लो, या फिर सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या है? दैट इज चार्ज एक्सपेंस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चार्ज एक्सपेंस इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ओवरहेड एक्सपेंस, हाँ मेरे दिमाग में कुछ और ही चला था। ओवरहेड एक्सपेंस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज द कैश परचेज रिलेटेड वाउचर। ठीक है, इनमें से कौन सा कैश परचेज रिलेटेड वाउचर है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया है कैश बिल, या फिर कैश मेमो, गुड्स इनवर्ड बुक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सारे ही जितने हैं वो सब हमारे कैश परचेज रिलेटेड वाउचर्स हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एज पर सी एंड एजी एक्ट 1971 द टेन्योर ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज डैश ईयर्स। ठीक है, तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होते हैं तो आपको पता ही है। ठीक है, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में जो काम आता है, या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस करने में जो काम आता है, वो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनका टेन्योर कितने साल का होता है? दैट इज 6 ईयर्स। बहुत सारे बच्चे 5 ईयर्स टिक लगा के आते हैं, उनको पता नहीं होता है, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, इनका क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, है ना, तो बहुत बच्चे 5 टिक लगा के आते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 ईयर्स का उनका टेन्योर होता है। ऑप्शन 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, यूनिट बैंकिंग सिस्टम इज फाउंड इज इन विच कंट्री? इज विच कंट्री लिखा है, हमें इसको इन करना है। इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में फाउंड किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज यूएसए, यूके, इंडिया, रशिया। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए, यूएसए, यूनिट बैंकिंग सिस्टम यानी यूएसए। ठीक है, तो इसको आप करेक्टली ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ऐसे करके आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ऑफशोर बैंकिंग डील्स विद। तो इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है, आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, है ना। यानी ऑफशोर अकाउंट्स रहना यानी कि इंटरनेशनल अकाउंट हैंडल करना, बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल बैंकिंग इज नोन एज, ऑप्शन सी इज नोन एज ऑफशोर बैंकिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द लेटर ऑफ क्रेडिट, अ लेटर ऑफ क्रेडिट LOC इज प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो LOC किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो अगर आपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा बनाया जाता है? एन इम्पोर्टर के द्वारा ये लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया जाता है। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज वन ऑफ द क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय एन इम्पोर्टर which is very essential so that importing and exporting can be done properly. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टोटल 50 क्वेश्चंस ही थे। ठीक है, इनमें से किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो कल हम इसके साथ और एक पेपर सॉल्व करेंगे जो Mgkvp के MCOM का ही एंट्रेंस होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2022। ठीक है,
तो लेटेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ प्रेजेंट रहो. That's all for today and we will meet tomorrow and that's all. Bye bye.